हेलो दोस्तों, जेएस गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का तीसरा क्लास। नाइन्थ क्लास का जो साइंस चल रहा था मेरा, उसी का यह तीसरा चैप्टर है। दो क्लास मैंने पहले कंप्लीट करा दिया था और दोनों क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है वो लाइन पूरा मैंने कंप्लीट कराकर उसके साथ मैंने एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया था। आज मैं तीसरा क्लास जो है लेकर आया हूँ, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ये जो क्लास है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का ये जो बेस है वो यही चैप्टर है। साइंस का नाइन्थ क्लास के साइंस का तीसरा क्लास, तीसरा जो चैप्टर है, ये जो बेस है, अगर इस क्लास को अगर आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो फिर आगे जो केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ इस क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा और एक एक करके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें कहता है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, नाम है इसको आप याद रखिएगा। महर्षि कनाड जो सबसे फर्स्ट जो है भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि द्रव्य जो है, द्रव्य जो पदार्थ है, पदार्थ कोई भी हो सकता है, दुनिया का बड़ा बड़ा से बड़ा पदार्थ और छोटा से छोटा पदार्थ, अगर उसको विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। मतलब कि अब वह कण टूट नहीं सकता है। किसी भी पदार्थ को ले, थोड़ा देर के लिए अगर कोई हम पत्थर लेते हैं तो पत्थर को हम तोड़ेंगे और तोड़ते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। एक ऐसा वक्त आएगा कि उसका एक छोटा सा कण जो है अब वह टूटने के लायक नहीं बचेगा। तो जबसे सबसे जो छोटा कण है, सबसे जो सूक्ष्मतम कण है, वो अविभाज्य होगा, टूटेगा नहीं, और उसी जो अविभाज्य कण है उसको उन्होंने परमाणु का नाम दिया। ये कौन थे दार्शनिक? ये थे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड। उसके बाद फिर एक दूसरे जो दार्शनिक है उनका नाम था पकुधा कात्यायाम। पकुधा कात्यायाम ने इसी बात को, जो महर्षि कनाड ने कहा था, उसी बात को अपने तरीके से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये कण आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। वो रासायनिक बॉन्ड के द्वारा, रासायनिक बंधन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो हमें द्रव्य को भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। हो सकता है कि अगर ये संयुक्त रूप से आए तो पत्थर दें, हो सकता है कि लोहा मिले हमको उससे, या हो सकता है कि और भी कोई दूसरे पदार्थ द्रव्य जो है बहुत तरह के दुनिया में कोई भी द्रव्य मिल सकते हैं, लेकिन हर द्रव्य में अंदर में जो परमाणु, जो सबसे छोटा कण पाया जाता है परमाणु, वो एक दूसरे से संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो पकुधा कात्यायाम ने महर्षि कनाड की ही बातों को कही। फिर इसी बातों को एक पूछा जाता है कि ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। ये दो नाम है, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। इन्होंने सुझाव दिया, जो ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। वही चीज जो महर्षि कनाड ने कहा, जो पकुधा कात्यायाम ने कहा, वही चीज जो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस कहते हैं। तो उन्होंने इस अविभाज्य कण को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। परमाणु सबसे छोटा कण होता है, इससे छोटा कोई भी कण नहीं हो सकता है। तो इसमें चार दार्शनिक आपको दिमाग में रखना है। सबसे फर्स्ट भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, दूसरा पकुधा कात्यायाम, और तीसरा जो ग्रीक दार्शनिक का नाम याद रखना। हो सकता है पूछ सकता है कि डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस जो है वो कहाँ के दार्शनिक थे? तो वो ग्रीक दार्शनिक थे। इस बातों को आप याद रखिएगा। इसके बाद जो आता है वह पॉइंट आता है कि रासायनिक संयोजन का नियम। केमिकल जो बॉन्डिंग हो रहा है, एक दूसरे से जो जुड़ रहे, रासायनिक संयोजन, जब एक का दूसरे के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके कुछ नियम होते हैं और उसी नियम को वो केमिकल रिएक्शन जो है फॉलो करता है। रासायनिक अभिक्रिया उस नियम को फॉलो करता है, उसे कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ये नियम जो है, रासायनिक संयोजन के नियम जो है, किसने दिया है? तो लवाइजिए एवं प्राउस्ट, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए थे, लेवजिए एवं प्राउस्ट। इसमें लेवजिए का नाम मेन आता है, इसलिए कहीं कहीं पे पूछ दिया जाता है कि रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किसने किया था? तो वो नाम आता है एंटोनी एल लेवोजियर। इंग्लिश में लेवोजियर होता है, लेकिन हिंदी में लेवोजिए कहीं लिखा जाता है, कहीं लेवोजिए, कहीं लवाइजिए। ये नाम ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने क्या दिया था? रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे जिसमें दो नियम आते हैं, और वो दो नियम कौन है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम के बारे में पूछता है कि इन्होंने किसने दिया। अगर ऑप्शन में रहेगा लेवाइजिए प्राइस्ट तो वही ऑप्शन होगा, अगर सिर्फ लेवाइजिए रहेगा तो लेवाइजिए मार, ठीक है। तो दोनों नियम क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण, नाम से ही जाहिर है कि उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आने वाला है। संरक्षण का मतलब उसका सेफ्टी हो, कोई फर्क नहीं आने वाला। कहने का मतलब जब केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश हो सकता है। मतलब द्रव्यमान न ही बढ़ सकता है और न ही घट सकता है। जैसे मान के चले कि अगर हम 5 ग्राम जो है जल उसको लेते हैं और उसमें 5 ग्राम जल के साथ जो है 3 ग्राम जो है साल्ट लेते, नमक लेते, तो इसके रिएक्शन के बाद हमें ये 100% 8 ग्राम ही हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाला है। इसमें या ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। ये द्रव्यमान जो है ना तो उसका सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण किया जाए। ये नियम किसने दिया था? लेवाइजिए ने दिया था। दूसरा नियम कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या होती है? तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है वो ये है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों, 2 या 2 से जो अधिक तत्व है उनको जब हम मिलाते हैं तो उससे निर्मित जो यौगिक है उसमें तत्वों का अनुपात जो है वो फिक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि जल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि H2O होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 1 परमाणु हो गए। ये दोनों मिलकर जो है ना जल का निर्माण करते हैं। अगर हम कह दें कि H3O, क्या ये जल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जल को हम या तो समुद्र से लें, नदी से लें, तालाब से लें, नाली से लें, कहीं से भी जल मिलेगा। उस जल को अगर लेबोरेटरी में ले जाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु विद्यमान रहे। मतलब जल कहीं से भी आए, किसी भी सोर्स से आए, उसका अनुपात जो है, उसका रेशियो जो है वो फिक्स होगा। यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है। ये दूसरा नियम, जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ये आगे जो है परमाणु द्रव्यमान आएगा, उसकी एक सारणी दी होगी, उसको आपको याद करना होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जब तक याद नहीं होगा तब तक इसका आणविक द्रव्यमान आप नहीं निकाल सकते हैं। जो टोटल द्रव्यमान पूछता है, आणविक द्रव्यमान, वो आप नहीं निकाल सकते। इसलिए परमाणु द्रव्यमान आपको याद रहना जरूरी है। फिलहाल आपको यहाँ पर मैं बताता चलूं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो चूंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 1 गुने 2 कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन को तो 1 ही परमाणु है इसलिए 16। तो 2:16, 2 अनुपात 16 का अनुपात रहेगा। इसको काटेंगे तो यह आएगा 1:8। मतलब ये है कि जल को आप कहीं भी देखें, किसी भी जगह देखें, उसका अनुपात हमेशा फिक्स होगा 1:8। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। मतलब यह है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, टोटल 9 ग्राम होगा। तो जहां भी आपको मिलेगा तो वो 9 ग्राम जल अगर आप उठाते हैं तो 9 ग्राम जल का अगर आप गठन करें, उसको अलग अलग तोड़े, तो आपको हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है प्राप्त होगा। यही स्थिर अनुपात का नियम करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें दिया हुआ अमोनिया का। अमोनिया जो है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और NH3 में नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, ठीक है। आगे आएगा, इस पर आप ये नहीं सोचिएगा कि हाँ 14 सर कहाँ से लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन का 16 कहाँ, ये आगे आएगा परमाणु द्रव्यमान, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है। चूंकि हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं इसलिए 1 गुने 3, ठीक है। तो ये 14:3 के अनुपात में अमोनिया रहेगा। अमोनिया को आप कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से आप उठाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा 14:3, 14:3 के रेशियो में आपको मिलेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है। इसको सिंपल भाषा में ये कहा गया है कि किसी भी यौगिक में तत्व जो है वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यही है स्थिर अनुपात का नियम। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम जो है लेवाइजिए एवं प्रायुश ने दिया था। ऐसे मोस्टली जो है लेवाइजिए का नाम आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजिए ने दिया था, ठीक है। आगे आते हैं साइंटिस्ट को, देखिए इनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे, इनको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। यह एटॉमिक थ्योरी क्या है? यह एटॉमिक थ्योरी जो है वो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। किसी भी मैटर को अगर हम उसका स्टडी करना चाहते हैं तो उसका यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह परमाणु सिद्धांत। क्योंकि परमाणु जो है किसी भी द्रव का सबसे सूक्ष्मतम कण है। अगर हम परमाणु के
जान लेंगे सही से तो किसी भी द्रव्य के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो परमाणु सिद्धांत जो है क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया। याद रखिएगा 1808 में दिया, ये भी पॉइंट याद रखिए। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम, ये दोनों की युक्ति संगत व्याख्या की, युक्ति संगत की दोनों को मिलाकर जो है इन्होंने जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। दोनों को मिलाकर जॉन डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवाइजियो ने दिया था। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखें। और डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया, ये दोनों नियमों को मिलाकर इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है, एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे कि क्या है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये तो मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था, मार्सी कनार्ड ने भी यही कहा था कि किसी भी द्रव्य को जितना भी छोटा पार्टिकल में तोड़ा जाए, सबसे लास्ट पार्टिकल जो होगा, जो लगेगा कि अब यही से हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो वह पार्टिकल का नाम परमाणु होगा। तो सभी द्रव्य जो है परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कभी भी किसी का होता है तो उसके परमाणु ही परमाणु से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो सभी द्रव्य परमाणु से, सभी द्रव्य का क्या मतलब होता है, सभी द्रव्य में तत्व भी आ जाएगा, यौगिक भी आ जाएगा, मिश्रण भी आ जाएगा। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, इसलिए मैंने ई दिया है थोड़ा सा। सी कंपाउंड यौगिक को दिया है, एम मिक्सचर मिश्रण को दिया है। तो चाहे वो तत्व के परमाणु हो, चाहे वो यौगिक के परमाणु हो, चाहे वो मिश्रण के परमाणु, यह तीनों परमाणु, ये सभी द्रव्य जो है वो परमाणु से निर्मित होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग। दूसरा पॉइंट कहता है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य का मतलब क्या हुआ, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सूक्ष्मतम कण का क्या मतलब, इससे छोटा नहीं हो सकता, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उसका विनाश होता है। ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही बात कहती है कि द्रव्यमान न तो सृजित होते हैं, न उनका विनाश होता है। इसका मतलब जॉन डाल्टन ने उसी सिद्धांत को अपने दूसरे नियम में डाल दिया है कि परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न इसका विनाश होता है। मतलब न ही वो घटता है, न ही वो बढ़ता है। ठीक है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि तत्व है, ये तत्व के इसमें इतने परमाणु हैं, इसमें से एक परमाणु को यहाँ लेते, क्या इसे तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता। अब इसे हम नहीं तोड़ सकते। दूसरा पॉइंट जो था, मैंने कहा ये 6 परमाणु मैंने यहाँ लिया है आपको समझाने के लिए, और 5 परमाणु यहाँ लिया है। दोनों को ऐड करेंगे जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो 100% हमें 11 परमाणु मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें ना तो परमाणु का विनाश होगा, ना ही परमाणु का सृजित होगा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कहने का मतलब कोई भी आप एलिमेंट ले ले, तत्व ले ले, और उसके किसी भी परमाणु को उठाए, जैसे हाइड्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन के मैंने इतने परमाणु हैं, इसमें से कोई भी परमाणु को आप उठाइएगा तो हर परमाणु का क्वालिटी सेम होगा और उसका द्रव्यमान का मतलब उसका वजन सेम होगा। क्वालिटी और द्रव्यमान पूरा सेम होगा। जैसे पानी एक गिलास लिए, अब एक गिलास पानी में से कहीं से भी पानी को पिएंगे, टेस्ट आपको वही मिलने वाला है, क्योंकि H2O हर पानी में है, तो टेस्ट आपको वही मिलना है। मतलब कि किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तत्व अलग अलग है, भिन्न भिन्न तत्व है, तो कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग तत्व है। जैसे एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का ले लिए, तो हाइड्रोजन के तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, इसका क्वालिटी भी अलग होगा। इसलिए कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। छोटी पूर्ण संख्या मतलब ये हमेशा 2:1, 2:1 की रेशियो में ही परमाणु के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यौगिक में हमेशा बताते हैं, यौगिक का परिभाषा जब पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वो हमेशा निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तभी तो वो यौगिक है, वरना मिश्रण कहलाते हैं। तो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये 6 पॉइंट जो है जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में दिया 1808 में। ठीक है, इसमें देखिए ये जो रेशियो दे रहा है, ये स्थिर अनुपात का नियम भी यही कहता है। तो जॉन डाल्टन का 5वां नियम जो है वो स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जबकि दूसरा नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का जो नियम है उसमें कौन ऐसा नियम है जो द्रव्यमान संरक्षण को निहित करता है और स्थिर अनुपात के नियम को करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना।
एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम एसिटिक अम्ल है, अभिक्रित होते हैं, मतलब इन दोनों को मिलाया जाता है, केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन करवाने के बाद देखा जाता है कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम और सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उसको एक यहाँ पर रिएक्शन के द्वारा दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि आप इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। मतलब यह केमिकल रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में दिया है कि यह 5.3 ग्राम है, एसिटिक अम्ल के बारे में दिया है 6 ग्राम है, पीछे दिया हुआ था नीचे। और जब दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट मिलता है 8.2 ग्राम और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 0.9 ग्राम जो है जल उत्पाद के बारे में। अगर इस दोनों को हम जोड़े 5.3 ग्राम और 6 ग्राम को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11.3 ग्राम। ठीक है, और इस सब को जोड़िए 0.9 ग्राम, 8.2 ग्राम और 2.2 ग्राम, इनको भी जोड़िएगा तो आएगा 11.3 ग्राम। तो पहले भी मेरा था द्रव्यमान 11.3 ग्राम और अभी भी द्रव्यमान है 11.3 ग्राम। इससे ये साबित होता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसमें द्रव्यमान ना तो सृजित हो रहे हैं और ना ही इसका विनाश हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान रहेगा तो ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु वो 1:8 के अनुपात में रहते हैं। तो कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 त्रिका 24 ग्राम। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता है कि मतलब कि 3 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24 ग्राम। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन था, दूसरा नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रित निश्चित अनुपात का नियम, 5वां नियम। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको अभी बताया नीचे। अगला पॉइंट कहता है कि परमाणु क्या होता है। परमाणु के बारे में महर्षि कर्नाड ने क्या कहा कि सब कोई भी पार्टिकल, कोई भी द्रव्य, कोई भी मैटर, उसका सबसे सूक्ष्म कण जो है परमाणु। मतलब ये है कि जितने भी दुनिया में द्रव्य पाए जाते हैं उसकी रचनात्मक इकाई जो है वो परमाणु ही होती है। ठीक है, आगे कहता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं, उसके साइज के बारे में गणना कीजिए। आप सोचिए कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उसके साइज का कैलकुलेशन क्या आप कर सकते हैं, कितना बड़ा होता है। इसके बारे में दिया है कि लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक सीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। एक के लाखों परमाणु जब एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो बड़ी मुश्किल से कागज का एक छोटा सा सीट प्राप्त होगा। आप समझ जाइए, इसी से अनुमान लगाइए कि परमाणु कितने छोटे होते हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या को किस चीज में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। और नैनोमीटर में हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। तो ये चीजें जो है आप दिमाग में रखिएगा। और परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर में मापा जाता है। त्रिज्या समझते हैं, परमाणु त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि अगर छोटे से कण को हम इतना बड़ा साइज मान, हालांकि इतना बड़ा तो कभी परमाणु हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर इतना बड़ा मान लेते हैं तो ये हो गया, बीच वाला जो है ये व्यास हो गया और यहां से यहां तक यही त्रिज्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में कह रहा है कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। और परमाणु त्रिज्या जो है हर चीज का अलग अलग होता है। ठीक है, उसका आकार जो है अलग अलग होता है। हालांकि एक सारणी दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं कि कहीं पूछा हो कि हाइड्रोजन परमाणु के त्रिज्या का आकार कितना होता है, लेकिन आप जो है दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, हो सकता है मैं भी क्वेश्चन पूछ दे। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर में दिया हुआ है, सब मीटर है। ठीक है, ये सब मीटर में है। जल अणु जो है वो 10⁻9। ये क्या किसके बारे में है, जल अणु के परमाणु त्रिज्या के बारे में कह रहा है कि 10⁻9 मीटर होता है। हीमोग्लोबिन अणु 10⁻8, रेत कण 10⁻4, 10 चींटी जो है 10⁻3, सेब जो है 10⁻1। ये परमाणु त्रिज्या के बारे में कह रहा है, परमाणु के आकार के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, अब ये सोच सकते हैं कि आकार कितना छोटा है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, मतलब नहीं मान लीजिए।
अब इतना छोटा पार्टिकल जिसको अब तोड़ा नहीं जा सकता, तो समझ रहे हैं ना कितना छोटा होगा। तो इसके आकार के बारे में है कि आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर दिया है, एक इमेज दिया हुआ है, सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब दिया हुआ है। ये सिलिकॉन का सतह है, इसका प्रतिबिंब दिया हुआ है, इसका इमेज। इसमें जो छोटे छोटे जो पॉइंट दिख रहे हैं, हल्का हल्का ये यहाँ पर दिख रहा है, छोटा छोटा जो पॉइंट सब आपको दिख रहा है, यही पॉइंट जो है वो परमाणु है, सबसे सूक्ष्म कण। हो सकता है कि इससे भी छोटा हो, ये इमेज के जरिए दिखाया गया कि सबसे छोटा ये। अगला पॉइंट कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। प्रतीक का मतलब सिंबल, तत्वों का सिंबल कहां से आया। कोई भी तत्व जो है, अभी तक कितने तत्व सर्च किए गए हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में, याद कीजिए 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो इन तत्वों का प्रतीक क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, कैसे उसको हम डिनोट करेंगे कि यह फलाना तत्व है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, इन्होंने ही तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया, जॉन डाल्टन। हालांकि यह प्रतीक डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों की जो प्रतीक है उसका फोटो ये है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, ये सब उन्होंने सिंबल दिया है जॉन डाल्टन ने, किसी भी तत्व को समझने के लिए कि यह इसका सिंबल, यह इसका प्रतीक। लेकिन यह जो प्रतीक था ये अभी चलन में नहीं है, ये बहुत सबसे पहले आया था जॉन डाल्टन ने, लेकिन वो चलन में नहीं। अभी जो है, जो चलन में है, उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने ही तत्वों के प्रतीकों का सुझाव दिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप इसको याद रखिए कि बर्जीलियस जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का सुझाव दिया, मतलब उनका सिंबल जो था वो दिया। हालांकि इनके सिंबल डायरेक्ट अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन इनका सिंबल ही आज के प्रतीक का आधार बना, बेस बना इसी के द्वारा। और इन्होंने क्या किया कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व का जो नाम है वह जो है लैटिन नाम से इसको कंपैरिजन कराएगा। इसका जो लैटिन नाम है उसी से इन्होंने रखा है, ठीक है, लैटिन नाम। आज जो है आयुपैक नाम की जो है वो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, आयुपैक नाम के, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम है आयुपैक। ये वो संस्था है जो आज तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। आज कोई भी तत्व अगर खोज होता है तो उसके नाम क्या रहेंगे, उसका सिंबल क्या रहेगा, उसके मात्र क्या रहे, उसको कैसे वजन किया जाएगा, द्रव्यमान, वो मात्र क्या रहेंगे, वो सब डिनोट करती है, वो सब देखती है आयुपैक। ये ध्यान रखिएगा, ये संस्था के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद क्या है कि जैसे इन्होंने प्रतीक क्या दिया, जो आयुपैक था उन्होंने ये प्रतीक दिया है कि कोई भी तत्व होगा अगर वो सिंगल वर्ड होगा तो सिंगल वर्ड से, जैसे हाइड्रोजन है तो उसको कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे। लेकिन अगर दो वर्ड लेना होगा, जैसे एल्युमिनियम है तो शुरू का 2 लेटर लेंगे और शुरू के 2 लेटर में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। याद रखिएगा, जैसे एल्युमिनियम में एल आता है तो एल ये ऐसा लिखेंगे, ये सही है, शुरू में ए कैपिटल एल स्मॉल, ये एल जो है ये गलत है, ये एल्युमिनियम का सिंबल गलत हो जाएगा। उसी तरह कोबाल्ट में CO आता है तो C कैपिटल और O स्मॉल होगा, CO दोनों कैपिटल कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा तत्व का जो नाम है वो उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कुछ तत्वों के प्रतीक जो है उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त कर। अब कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो बाद में आने वाले भी वर्ड को उसमें मिलाकर बनाएगा, जैसे जिंक, तो जिंक तो लिखाता है ZINC, लेकिन जिंक का क्या दिया हुआ, Z और N, इस दोनों को मिलाएगा, शुरू का 2 लेटर नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो इसी बारे में बता रहा है कि कोई ऐसे वर्ड है जिसमें पहले अक्षर को लिया गया है और बीच में कोई भी एक अक्षर को ऐड करके बना दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। लैटिन, जर्मन एवं ग्रीक। लैटिन भाषा में से तत्वों का प्रतीक किसने बताया था, बर्जीलियस ने बताया, ठीक है। जैसे लैटिन नाम क्या है, लौ का इंग्लिश क्या होता है, आयरन, लेकिन हम इसका प्रतीक क्या यूज करते हैं, Fe यूज करते हैं। Fe क्या है भैया, Fe जो है लोहा का लैटिन नाम है, फेरम, लोहा का लैटिन नाम था फेरम, और इसी फेरम का शुरू का 2 वर्ड जो है Fe लिया गया, तो ये लैटिन नाम से। उसी तरह सोडियम का जो है वो नाम है नाइट्रियम, सोडियम का
लैटिन नाम जो है नाइट्रियम है, और नाइट्रियम का शुरू का 2 वर्ड जो है वो Na है। उसी तरह पोटेशियम का प्रतीक जो है वो केलियम है, और केलियम का शुरू का वर्ड जो है वो के है, इसलिए पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, और लोहा को जो है आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारणी को आप ध्यान से देखिए, और ये सारणी आपको याद करना पड़ेगा। ये सारणी, ये सबसे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो तत्व है जो पाए जाते हैं, उन तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, और इन सारे प्रतीक को आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, और अगर याद नहीं है तो प्लीज पॉज करके वीडियो को, लेकिन जरूर आप सारे प्रतीक को आप देखें, क्योंकि आगे चल के जो है केमिकल रासायनिक सूत्र लिखवाने वाले हैं, उसमें आपको ये रासायनिक सूत्र में आपको ये काम देगा, और अगर याद नहीं होगा तो फिर रासायनिक सूत्र नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के लिए एल मैंने बताया था, आर्गन के लिए ए आर, शुरू का वर्ड ए कैपिटल है और आर स्मॉल है। बेरियम के लिए बी कैपिटल है, ए स्मॉल है। बेरियम के लिए बी ए सूत्र, बोरोन के लिए बी यूज होता है, ब्रोमीन के लिए बी आर यूज होता है, कैल्शियम के लिए सी ए, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल, कोबाल्ट का सी ओ, कॉपर का सी यू यूज होता है, फ्लोरीन का एफ, स्वर्ण गोल्ड। देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड में हमेशा ए यूज करते हैं। आप कहिएगा ए यू क्या है, तो इसका लैटिन नाम है ऑरम। ऑरम जो है इसका लैटिन नाम है गोल्ड का, तो इसी के संकेत जो है सिंबल ए यूज होता है, लैटिन नाम का सिंबल यूज होता है। हाइड्रोजन का एच, आयोडीन का आई, आयरन, आयरन का मैंने अभी बताया उसका लैटिन नाम क्या है, फेरम, तो फेरम के लिए एफ ई यूज होता है। सीसा का लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम, तो प्लम्बम के लिए क्या यूज होता है, पीबी यूज होता है। मैग्नीशियम का एमजी हो गया, नियोन का हो गया एनी हो गया, इसी तरह से नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ। पोटेशियम के लिए, पोटेशियम का अभी बताए थे, केलियम उसका होता है, क्या है केलियम, लैटिन नाम है, तो केलियम का के यूज होता है। सिलिकॉन एसआई। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम, और अर्जेंटम में देखिए शुरू का ए कैपिटल और बीच के जी को लिया गया है, ठीक है, ए जी, तो इसलिए चांदी, सिल्वर को क्या कहते हैं, एजी कहते हैं। सोडियम के लिए नाइट्रियम अभी बताए थे हमने, तो Na, सल्फर का एस, यूरेनियम का यू, और जिंक का जेड अभी बताए थे। ये सारे प्रतीक आपको याद करने पड़ेंगे, अगर याद नहीं है तो, वरना मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको यूज करते करते जो है ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ज्यादा रटेंगे नहीं, आपको यूज करते करते इन चीजों का याद हो जाता है। अगला पॉइंट कहता है परमाणु द्रव्यमान। अब आइए परमाणु द्रव्यमान, जिस परमाणु द्रव्यमान की बात हम पहले कर रहे थे, यह परमाणु अगर इतना छोटा है तो इसका वजन कैसे कैलकुलेट होगा, द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु का सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, अभी देखा था। तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसकी सबसे विशिष्ट संकल्पना थी परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु का वजन कैसे कैलकुलेट करें। वो जब इतना छोटा है तो उसका वजन कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग उन्होंने किया। रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हो या यौगिक हो, तत्व हो या यौगिक हो या मिक्सचर हो, उसको लेबोरेटरी में लाके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी उसको उन्होंने लेबोरेटरी में ले जाकर देखा, तो उन्हें पाया कि उसमें 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन उसमें मिले हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड 3 ग्राम कार्बन थे और 4 ग्राम ऑक्सीजन था। कहने का मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया के किसी भी जगह पाया जाए उसमें 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन पाया जाए। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हर यौगिक को या हर तत्व को ले जाकर लेबोरेटरी में चेक करके तब उससे ये कैलकुलेट किया गया कि इसमें 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन है, तब उसके परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट किया। इसी को बोलते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। कहने का मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन उसका हो चुका है उसके बाद हम उसको लेबोरेटरी में ले जाकर कैलकुलेट करें। ठीक है, शुरू में ऐसा ही था। बाद में जाकर 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई बनाई। कहने का मतलब कोई भी चीज, जैसे हम लोग जाते हैं किराना दुकान में जाते हैं कि चीनी दीजिए भैया, तो चीनी मांगते हैं 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो उसके पास एक स्टैंडर्ड इकाई है किलो, केजी, 1 केजी। अगर उसके पास 1 केजी का बंटवारा रहेगा तो उसी 1 केजी से आप जितना केजी मांगेंगे दे देंगे। मतलब उसका स्टैंडर्ड वजन करने का माप क्या है, 1 किलो, केजी है। अगर हम जो है कहेंगे आधा किलो चाहिए तो उसी 1 केजी चीनी तौलकर और चीनी को जो है ना आधा पार्ट में बांट देंगे, हो गया आधा किलो। मतलब उसके पास एक स्टैंडर्ड वजन करने का सामान है, किलो।
और उसी किलो से सारे सामान को तौल कर देगा। ठीक उसी तरह जब परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना, आप हर तत्व है 118 तरह का तत्व है और उसके परमाणु द्रव्यमान की काउंटिंग करनी है, तो कोई एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा ना, मानक, जिससे सारे तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान को मापा जा सके। इसीलिए इन्होंने ये देखा कि लगभग कुछ ऐसे यौगिक है या कुछ ऐसे तत्व है जो कार्बन से बन रहे हैं, कार्बन का ज्यादा उसमें रोल अदा होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कार्बन को ही उस यौगिक के, उस तत्वों के परमाणु द्रव्यमान मापने की इकाई बनाया, उस कार्बन को ही। और कार्बन को जब देखा गया तो पता चला कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। यहां मैंने हाईलाइट कर दिया कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान तो 12 है, लेकिन हमको एक ऐसा बटखारा चाहिए, एक ऐसा तराजू चाहिए, एक ऐसा किलो चाहिए जिससे हम सभी तत्वों के परमाणुओं को जांच लें। इसलिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान तो 12 था, क्यों ना इसको 12 से भाग करके 1 केजी का बटखारा बना ले, और इसी से जितने भी तत्व है सबको हम मापे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कब? 1961 में कार्बन 12 समस्थानिक को। और उसने क्या किया कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को, 12वां भाग क्या होगा, 12 में 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, कट के आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो उसका जो 12वां भाग था उसी को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में रखा। ठीक है, क्यों कार्बन 12 समस्थानिक को रखा गया, ये आपको जहन में आ याद हो गया। और इसी से सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने कैलकुलेट किया। तो ये कब हुआ? 1961 में हुआ। मानक परमाणु द्रव्यमान क्या था? वो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु, एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को मानक परमाणु। 12वां भाग क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन परमाणु द्रव्यमान कह देंगे तो सिर्फ 12 नाम आ जाएगा, 12 परमाणु द्रव्यमान थे उसके। तो ये तो नहीं है मेरा बटखारा। मेरा बटखारा इसमें 12 से जब भाग देंगे तो 1 किलो का बटखारा आएगा, वो है मेरा बटखारा। तो इसीलिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई माना, और इसी से सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त, इसी बटखारा से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जो है एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक तरबूज का फोटो है। तरबूज को उन्होंने क्या किया, मान लिया कि यह कार्बन है, मान लेते हैं कार्बन मान लेते हैं। अब चूंकि इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 12 है, तो उन्होंने इसको 12 भागों में बांटा, 12 भाग जो है तरबूज के बनाए। ठीक है, और 12 जो कटिंग किया गया उसमें से एक कटिंग को लिया गया, और यही इसका जो है स्टैंडर्ड इकाई हो गया, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई यही हो गया। और इसी से जितने भी तत्व थे सबके परमाणु द्रव्यमान को नापा गया। जैसे देखिए एक तराजू में एक इसका फांक रखा गया, और उसके बाद से जो है दूसरे तराजू में क्या है, कोई भी सामान रखा गया, उसको तौल दिया गया, ऑक्सीजन रख के तौल दिया गया, हाइड्रोजन रख के तौल दिया गया, नाइट्रोजन रख के तौल दिया गया। इससे जितने भी तत्व थे सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाले गए। तो मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में जब बात करें तो याद रखिएगा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग जो है ये हो गया, इसी को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में घोषित किया गया। इस चीज को समझ लीजिए, ये सब बेस है, आपको समझना होगा, वरना आगे चल के समझ में ही नहीं आएगा। सोचिएगा कि कहाँ से ये कार्बन 12 आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ दिया हुआ है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। यही मैंने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान जो है आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये परमाणु द्रव्यमान नहीं याद करेंगे आगे चल के आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। सभी यौगिक का, तत्व का, मिक्सचर का, किसी का भी दे सकता है कि आप परमाणु द्रव्यमान इसका टोटल कैलकुलेटर बताइए। तो आपको ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 100% आपको ये सारणी याद करनी ही पड़ेगी। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। एक एक करके मैं समरी करा देता हूँ। कार्बन 12 तो फॉर्मूला में ही था। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14। ये परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है, परमाणु संख्या की बात नहीं हो रही, वो अलग पॉइंट है। परमाणु द्रव्यमान जिससे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों अगल बगल में, ध्यान दीजिएगा, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 है। सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, और कैल्शियम का 40 है। ये कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है, सभी तत्वों के नहीं, इसमें बहुत सारे तत्वों के नहीं दिए हुए हैं, लेकिन कुछ तत्वों के दे दिए हैं ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए। अधिकतर जो मोस्टली क्वेश्चन इसी से कैचअप किए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से
देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आता है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में, आप सोच सकते हैं उतना छोटा कण है, क्या वो स्वतंत्र रूप में होगा? कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह पाएंगे? वो कभी नहीं रह पाएंगे परमाणु। अगला क्वेश्चन कहता है अणु क्या है। अब अणु के बारे में जानना है, तो जाहिर सी बात है परमाणु के बारे में जब जानेंगे तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का जब हम समूह बनाएंगे तो अणु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु बनाएंगे तो अणु का निर्माण होगा। और वो दो या दो से अधिक परमाणु जो है वो या तो एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। एक तत्व का एक परमाणु और दूसरे तत्व का एक परमाणु, दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अणु, ठीक है। अणु का रूप ले लेगा। हो सकता है एक अलग तत्व का हो और दूसरा दूसरे तत्व का हो, दोनों को मिलाएंगे ये भी अणु बन जाएगा। तो वो या तो एक ही तत्व के परमाणु होंगे या अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। अगर वो परस्पर संयोग करेंगे तो वो अणु का निर्माण करेंगे। अब इसमें जो है तत्वों के अणु के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। एलिमेंट, तत्वों के अणु, वो क्या है? तत्व का मतलब एक सिंगल, एक ही प्रकार के परमाणु। इसमें कहता है कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं कि जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणु अणु होते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ही ऑक्सीजन गैस का निर्माण। अगर हम कहेंगे कि नहीं ऑक्सीजन के हमको 3 परमाणु मिलाना है, ये आपको ऑक्सीजन गैस नहीं हो गया, ये आपको क्या हो गया? ये ओजोन हो गया, ये ओजोन परत हो गई। ऑक्सीजन गैस तभी होगा जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, यही जो 2 है इस अणु की, मतलब इस ऑक्सीजन की परमाणुकता कहलाई। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 2। ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है, ओजोन की परमाणुकता 3 है, ठीक है। तो यही परमाणुकता हुआ, मतलब कि उसके संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या है, जितने परमाणु मिलकर उस अणु का निर्माण करते हैं, वही उसकी परमाणुकता, ठीक है। अब उसमें जो है कुछ तत्वों की परमाणुकता जो है ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ये भी आपको याद करना है। मैंने टिक मारा इसीलिए। कुछ तत्वों के परमाणुकता में आपको अधातु भी है और धातु भी है, 2 चीजें। देखिए अधातु में जो है ऑर्गन है, ऑर्गन 1 परमाणु वाले हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं ताकि याद रहे, 1 परमाणु है। हीलियम जो है ये भी 1 परमाणु है। ऑक्सीजन 2 परमाणु है, हाइड्रोजन 2 परमाणु। अभी ऑक्सीजन के बारे में बताया ऊपर में 2 परमाणु के होते हैं ऑक्सीजन कहीं भी मुक्त अवस्था में रहेंगे तो 2 ही परमाणु रहेंगे। वो 3 अगर लिख देते तो वो ओजोन हो जाता। हाइड्रोजन 2 परमाणु है, नाइट्रोजन 2 परमाणु है, क्लोरीन 2 परमाणु है, फॉस्फोरस जो है 4 परमाणु है, 4 वाले हैं। सल्फर जो है 4 से भी अधिक है, बहुपरमाणु में भी काउंटिंग उसकी हो जाएगी। तो इस तरह से अधातु जो है ये है। धातु में भी देख लीजिए, सोडियम क्या है? वो 1 परमाणु है, आयरन 1 परमाणु है, एल्युमिनियम 1 परमाणु है, कॉपर 1 परमाणु है। तो धातु में लगभग इन चारों में सभी जो है 1 ही परमाणु वाले हैं। और अधातु में जो है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जो है 2 परमाणु है, फॉस्फोरस 4 परमाणु है और सल्फर जो है बहुपरमाणु है, 4 से अधिक, ठीक है। तो ये तत्वों के अणु थे, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आएगा फिर इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि यौगिक के अणु। अब यौगिकों के अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। हमेशा एक निश्चित अनुपात बार बार आता है, यौगिक का नाम लेते निश्चित अनुपात। कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर, एक लेते हैं हाइड्रोजन और एक लेते हैं ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। निश्चित अनुपात का मतलब हाइड्रोजन के अगर हम 2 परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन के 1 परमाणु लेंगे और तब इसको जोड़ेंगे तो ये हमें जल का निर्माण करेगा, H2O जल का निर्माण। ये है यौगिक के अणु। तो ये निश्चित अनुपात मैंने इसलिए कहा कि अगर हम H3O अगर लिखते हैं तो ये मेरा पानी नहीं रहा। अगर हम H2O2 लिखते हैं ये मेरा पानी नहीं रहा, ये प्योर शुद्ध जल नहीं रहा। जब भी हमको जल कहीं से भी प्राप्त होगा वो H2O के शक्ल में ही प्राप्त होगा। ये हमारे हो गए यौगिकों के अणु, ठीक है। इसमें कुछ यौगिकों के जो अणु हैं वो दिए हुए हैं, उसका द्रव्यमान अनुपात दिया हुआ। जैसे जल, मैंने आपको बताया कि जल का सूत्र क्या है? H2O। जल किस किस चीज से बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना था? 1। ऊपर मैंने दिखाया था उस सारणी में,
उसी से मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, मतलब 1 दूना 2 2, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 16 है। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो ये कटिंग करेंगे, 2 का 2 और 2 8 16, तो ये 1:8 के अनुपात में इसका द्रव्यमान अनुपात निकलेगा, ठीक है। उसी तरह अमोनिया है, अमोनिया जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है NH3, वो आगे हम देखेंगे। नाइट्रोजन से बनता है और हाइड्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं तो 14, और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितने हैं 1 है। क्योंकि ऑक्सीजन के कितने या हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 3 परमाणु, तो 3 एकम 3, इसलिए ये हो जाएगा 14:3। ये द्रव्यमान अनुपात दिए हुए हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि कुछ यौगिक के भी अणु दिए हुए हैं। जैसे तत्वों के अणु दिए थे, 1 परमाणु वाले, 2 परमाणु वाले, 3 परमाणु वाले, 4 परमाणु, उसी तरह यौगिक के भी अणु दिए हुए हैं, ठीक है। इसको रटना नहीं है, इसको समझने के लिए। अगला पॉइंट आता है, वो कहता है आयन क्या होता है। आयन के बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। धातु एवं अधातु युक्त जो यौगिक होते हैं वो आवेशित कण, चार्ज्ड पार्टिकल से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। जैसे आगे एक एग्जाम्पल आता है, चलिए उस एग्जाम्पल पे ही समझते हैं तो समझ जाए। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन कहेंगे, माइनस अगर लिखा रहता है तो उसको ऋण आयन कहते हैं, ठीक है। और धन आवेशित आयन को धन आयन। सोडियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसको एग्जाम्पल को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। NaCl में जो Na है, Na क्या है सोडियम है, और सोडियम पर जो है वो 1 परमाणु वाले होते हैं। तत्वों के परमाणु मैंने पहले बताया है कि सोडियम जो है, यहाँ देखिए सोडियम के बारे में कह दिया है 1 परमाणु वाले। 1 परमाणु का मतलब उस पर 1 चार्ज पार्टिकल होगा, तो Na+। अगर 2 परमाणु होते तो इस पर लिखा था Na2+ या Na2-, समझ में आ रहा है। तो ये चूंकि 1 परमाणु वाले हैं इसलिए लिखा है Na+, या Na+ भी लिखा सकता है या Na- भी लिखा सकता है, लेकिन चूंकि यह धनायन है, धन आवेशित कण है, इसीलिए इस पर प्लस का चिन्ह है। अगर ये ऋण आवेशित कण होते, ऋणायन होते, तो इस पर माइनस का चिन्ह होता। जैसे क्लोराइड का Cl फॉर्मूला दिया हुआ क्लोरीन, और यह जो है ऋणात्मक क्लोराइड आयन होता है, इसीलिए Cl- दिया हुआ है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में NaCl, तो जो सोडियम क्लोराइड है एक यौगिक है, और यौगिक में इसके चार्ज पार्टिकल जो है प्लस माइनस ये सब दिए होते हैं। यही जो आवेशित कण है ये आयन कहलाते हैं। इसी के बारे में ये दिया हुआ है कि आयन किसे कहते हैं। तो आयन का डेफिनेशन दिया हुआ है कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, और इन्हीं आवेशित कणों को क्या कहते हैं आयन कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए। ये जो उसके ऊपर जो दिया रहता है यही आयन है। अगर प्लस दिया है तो धनायन, अगर माइनस दिया है तो ऋणायन। इस चीज को समझ गए। चलिए अब अगर इसमें परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो, नेट चार्ज पार्टिकल अगर उस पर दिया हुआ है तो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं, बहुपरमाणु आयन, ठीक है। जिन पर नेट चार्ज पार्टिकल, बहुपरमाणु आयन क्या होता है, तो बहुपरमाणु आयन में मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु की बात होगी, तब वो बहुपरमाणु आयन हो जाएगी, ठीक है। जैसे में कुछ आयनिक यौगिक दिए हुए हैं, उसके भी द्रव्यमान अनुपात को देखिएगा। जैसे आयनिक यौगिक दिए हुए हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम से बना है और ऑक्सीजन से बना है। कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है, ऊपर सारणी में आप देख लीजिएगा। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। मैंने अभी H2O जल वाले में बताया था। अब देखिए इसको हम काटते हैं, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 दूना 16, ये 5:2 के अनुपात में आता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आयनिक यौगिक है, और इसके संगठक तत्व जो है ये किस किस चीज से मिलकर बना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से, और इसका द्रव्यमान अनुपात 5:2 है। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम सल्फाइड को लीजिएगा, तो इसमें मैग्नीशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान अनुपात यहाँ लिखिएगा, सल्फर का द्रव्यमान अनुपात लिखिएगा, उसको काटिएगा तो हमेशा 3:4 के अनुपात। सोडियम क्लोराइड लीजिएगा, सोडियम का और क्लोरीन का देखिएगा तो 23, सोडियम का 23 दिया हुआ है और क्लोरीन का 35.5 दिया हुआ है। ये तो एग्जैक्ट है, चूंकि ये कटेगा नहीं इसलिए सेम सेम दिया हुआ है। तो ये कुछ आयनिक यौगिक है, इसके द्रव्यमान अनुपात को भी दिया हुआ है। तत्वों के भी दे दिए थे, 1 परमाणु 2 परमाणु, यौगिक के द्रव्यमान अनुपात भी सिखा दिए, आयनिक यौगिक के भी द्रव्यमान अनुपात बता दिए गए। अगला पॉइंट आता है कि रासायनिक सूत्र लिखना। देखिए अब आया मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था
कि अगर आपको रासायनिक प्रतीक याद नहीं रहेगा तो फिर आप रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते। तो रासायनिक प्रतीक मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके आप जरूर याद कर लिए हुईएगा, और अगर नहीं याद किए तो पहले जाकर रासायनिक प्रतीक वाला जो पेज था उसको आप देखकर उसके रासायनिक प्रतीक को दिमाग में रख ले। रासायनिक सूत्र लिखना है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले उस तत्व की संयोजकता पता होनी चाहिए, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर उसकी वैलेंसी नहीं पता है, वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब वो कितने परमाणु के हैं, एक वैलेंसी है, दो वैलेंसी है, तीन वैलेंसी, कितनी वैलेंसी है, संयोजकता उसकी कितनी है। अगर उसकी संयोजकता नहीं पता, संयोजकता बोलते हैं उसकी क्षमता को, उसकी संयोजन शक्ति, वो कितना कैपेसिटी रखता है, उसी को संयोजकता कहते हैं। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब आपको एक सारणी दिया हुआ है। ये सारणी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है, आपको बिना याद किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना इसको याद किए एक भी सूत्र आप नहीं लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है, इसको आपको याद करना है 100%। एक भी पॉइंट इसमें छोड़िएगा नहीं, अगर छोड़िएगा फिर कोई भी सूत्र आप लिख नहीं पाइएगा। इसमें मैंने ग्रीन कलर से दिया है, कुछ को मैंने येलो कलर से दिया है, कुछ को मैंने रेड कलर से दिया। क्यों ऐसा किया है? जो ग्रीन कलर वाला है इन सारे की संयोजकता एक होती है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से पूरे को दिया है, एक संयोजकता वाले। ये येलो वाले दो संयोजकता वाले और रेड वाले जो है तीन संयोजकता वाले। आपको इसी तरह से याद करना होगा, तभी याद रहेगा कि एक संयोजकता किसका किसका है, ध्यान रहेगा। जिस तरह से सोडियम है, एक संयोजकता, ये आयन का नाम है, सोडियम तत्व है, तत्व का नाम है, तो सोडियम। अब सोडियम में कितने संयोजकता है, एक संयोजकता है, इसलिए Na प्लस दिया हुआ है। देख लीजिए, एक ठो दिया हुआ है, चाहे वो प्लस होगा चाहे वो माइनस होगा, इससे मतलब नहीं है, प्लस और माइनस के चक्कर में नहीं रहेगा। प्लस सिर्फ यही डिनोट करता है कि इसमें धनावेशित कण है, पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है, और माइनस सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि ऋण आवेशित कण है, ऋण आयन है। बस ये धनायन है और ऋण आयन है, बस यही डिनोट करता है। ये प्लस माइनस के चक्कर में आप नहीं फंसिएगा। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें एक प्लस है कि दो प्लस है कि तीन प्लस है, मतलब ये कि उसकी संयोजकता एक है या दो या तीन है, एक माइनस है या दो माइनस या तीन माइनस, संयोजकता उसकी कितनी है, बस इस पर आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो संयोजकता इसकी क्या है, एक है। पोटेशियम की भी संयोजकता एक है, इसलिए के प्लस लिखा है। सिल्वर की भी एक है, Ag प्लस, कॉपर के भी एक है। अब अधात्विक तत्व, अधातु कौन कौन है, अधातु में जैसे गैस सब आते हैं, हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्राइड H माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, ये सब एक ही प्रकार के संयोजकता वाले हैं। एक संयोजकता इसकी है। बहुपरमाणिक आयन का मतलब क्या होता है कि वो आयन जो दो या दो से अधिक परमाणु से बने होते हैं, जैसे कि अमोनियम। देखो तो अमोनियम NH4 दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन से बने हैं और हाइड्रोजन से बने हैं, ये दो तरह के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इसको बहुपरमाणु कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक ही परमाणु है, हाइड्रोजन। इसमें क्या है, सिर्फ सोडियम। इसमें क्या है, सिर्फ पोटेशियम। इसमें क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने, ये बहुपरमाणु आयन है, यह दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने, इसलिए इसको बहुपरमाणु कहा जाता है। देख लीजिए, इसमें नाइट्रोजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने के बाद जो बनता है वो अमोनियम बनता है, और इसका भी संयोजकता एक होती है, इसलिए एक प्लस दिया हुआ है। हाइड्रोक्साइड OH दिया, देखो ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है, इसलिए इसको बहुपरमाणु बोलते हैं। नाइट्रेट NO3, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, इसलिए इसको बहुपरमाणु बोलते हैं। सब पर देखिए एक ही है, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़िएगा, संयोजकता इसकी एक ही है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों चीज मिला हुआ है, इसलिए इसको ये सब जो नाम है वो बहुपरमाणु आयन के हैं, इसकी संयोजकता एक होती है। ठीक उसी तरह से येलो कलर से मैंने दिया है मैग्नीशियम, संयोजकता दो है, ये सारे की दो है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सारों की दो है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कॉपर यहाँ भी लिखा हुआ है, कॉपर यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। आयरन जो है यहाँ भी लिखा हुआ है और आयरन यहाँ भी, ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक से अधिक संयोजकता दिखाते हैं। कुछ कुछ तत्व, सब तत्व नहीं है, कुछ तत्व ऐसे हैं, इसमें मात्र दो ही तत्व ऐसे दिखाया गया हुआ है जो एक से अधिक, जैसे कॉपर है वो उसकी एक संयोजकता भी होती है और उसकी दो संयोजकता भी होती है। उसी तरह आयरन है, उसकी दो संयोजकता भी होती है, उसकी तीन संयोजकता भी होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ तत्व जो है वो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, ठीक है, उसके चक्कर में नहीं जाना। फिलहाल आपको ये सारणी आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप रासायनिक सूत्र लिख पाइएगा, वरना नहीं लिख पाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तीन संयोजकता वाले हैं, एल्युमिनियम है,
Al3+, आयरन है Fe3+, नाइट्राइड है NN3-, फॉस्फेट है PO4 3-। ये फॉस्फेट क्यों है, ये बहुपरमाणु आयनिक क्यों, देखो ये P फॉस्फोरस से बना है और वो ऑक्सीजन से बना, सॉरी हाँ, P जो है फॉस्फोरस ऑक्सीजन से बना, ठीक है। तो ये है। अब संयोजकता का क्या मतलब होता है, संयोजकता मतलब उसकी क्षमता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, बहुत एग्जाम्पल था, मैंने सोचा था कि इसको एग्जाम्पल को स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए, लिखा है कि मानव के 2 हाथ हैं, 2 भुजाएं हैं, और ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती, 8 हाथ है, ठीक है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। ऑक्टोपस का एक हाथ जो है मानव का एक हाथ पकड़ लेगा, ऑक्टोपस का जो दूसरा हाथ है वो मानव का दूसरा हाथ पकड़ लेगा। मतलब ऑक्टोपस के तो 8 हाथ है, तो 2 हाथों से एक आदमी को पकड़ सकता है, 2 हाथों से एक आदमी को पकड़ सकता है। तो 8 हाथों से 4 आदमी को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, उसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ऑक्टोपस को O मान लेते हैं और मानव को H मान लेते हैं, ह्यूमन H से मान लेते हैं। तो क्या कहेंगे कि एक ऑक्टोपस जो है वो 4 मानव को पकड़ सकता है। मतलब कि ऑक्टोपस एक है, इसके बाद 8 हाथ है, तो यह H जो है किसके लिए, मानव के लिए होता है, तो 4 मानव को यह पकड़ सकता है। 2 हाथों से एक मानव, 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 8 हाथों से 4 मानव को यह पकड़ सकता है। उसी को एक सूत्र में बांध दिया है कि OH4। ये कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, O से ऑक्टोपस को लिया गया है और H से मानव को लिया गया है। ध्यान रखिए, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो संयोजकता का मतलब उसकी क्षमता, उसकी क्षमता कितनी। अब आइए, रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं, तब रासायनिक सूत्र लिखेंगे। पहला नियम कहता है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। उसकी संयोजकता बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी उसका काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो उसकी संयोजकता जो है वो बराबर संतुलित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब एक यौगिक किसी धातु या धातु के संयुक्त से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसकी प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। उसका नाम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड नाम लिखिए तो धातु का नाम लिखिए, अथवा उसका प्रतीक को रासायनिक सूत्र में लिखते हैं। तो प्रतीक क्या है उसका, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, ठीक है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl, आयरन सल्फाइड के लिए, आयरन के लिए Fe, सल्फाइड के लिए S, कॉपर ऑक्साइड Cu, कॉपर Oc ऑक्साइड, ये ठीक है। इसको आप देख लीजिए। इसमें एक चीज आप देखिएगा कि जितने भी अधातु है वो दाईं तरफ लिखे हुए हैं, दाहिना तरफ। जैसे आइए फर्स्ट वाले ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है कि नहीं, तो इसको दाहिने तरफ लिखा गया है। और बाएं तरफ जो है का नाम, तो धातु पहले अधातु का बाद में लिखा। ठीक उसी तरह यहां भी देखिए, धातु पहले अधातु का बाद में, आयरन में धातु पहले अधातु का बाद में लिखा है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर पहले, धातु पहले, अधातु बाद में लिखा है। तो हर जगह आप देखिएगा कि धातु बाएं और अधातु दाएं लिखा हुआ है। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में, बहुपरमाणु आयनों का मतलब समझ गए, एक से अधिक तत्व से बने हुए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, अमोनियम था NH4, वो देखे थे ना। तो बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है, मान के चलो मैग्नीशियम के लिए तो मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड है OH हो जाएगा। लेकिन जब OH का 2 है, OH का पावर 2 दिया है, ये क्या दिखा रहा है कि अगर हम इसको लिखते हैं MgOH2, ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ऐसे लिखने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये अलग काउंट हो जाएगा और ये अलग काउंट हो जाएगा। मुझे अलग नहीं काउंट कराना है। ये OH जो है ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, तो हाइड्रोक्साइड के 2 अणु हैं, इसका मतलब, इसीलिए इसको ब्रैकेट में आपको लिखना। अगर आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसे समझ में आता है कि ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। लेकिन अगर इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो समझ में आता है ऑक्सीजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु। ठीक है, तो यही करा है बहुपरमाणु आयनों में कोष्टक में लिखा जाता है। चलिए, और अगर एक एक परमाणु है तो कोष्टक की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें एक एक है तो इसमें कोष्टक की आवश्यकता ही नहीं है। अब सरल यौगिक सूत्र कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड
एग्जाम्पल के तौर पर लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का क्या होगा, उसका तत्व का प्रतीक लिख देंगे H, क्लोराइड का क्या हो जाएगा Cl। अब हाइड्रोजन की संयोजकता क्या थी, संयोजकता 1 और क्लोरीन की 1, ध्यान नहीं है तो चलिए आपको दिखा देते हैं। यही बोले थे कि आपको संयोजकता जब तक याद नहीं होगी आप नहीं लिख सकते। देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी थी 1, और क्लोरीन की संयोजकता क्लोराइड की 1, यही ना क्लोराइड था, हाइड्रोजन क्लोराइड था ना, ये दोनों की संयोजकता 1 है। इसीलिए संयोजकता जब तक याद नहीं रहेगा समीकरण नहीं लिखाएगा, संयोजकता इसकी याद होनी जरूरी है। यहाँ आती है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और क्लोरीन की 1, इसको क्या करते हैं क्रॉस ओवर कराते हैं, क्रॉस करके, देखो यहाँ दिया हुआ है क्रॉस करके अनुसूत्र लिखते हैं, मतलब H को 1 से कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और Cl को 1 से करते हैं, तो यह 1 1 होगा तो 1 नहीं काउंट होता, इसलिए ये सीधे लिखाएगा HCl। यह क्या हो गया, यह हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl, ठीक है, उसकी संयोजकता। उसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ सल्फाइड, हाइड्रोजन की संयुक्ता 1, सल्फाइड की संयुक्ता 2। आप कहिएगा 2 कहाँ से आया, फिर आप उस सारणी को जाके देखिएगा तो आपको उसको पता चलेगा कि सल्फाइड की संयुक्ता 2 होती है। देखिए यहाँ सल्फाइड लिखा है, इसकी संयुक्ता कितनी है 2 है, ये संयोजकता ही आपको रासायनिक सूत्र लिखाएंगे, इसलिए संयोजकता आपको एकदम याद करना ही है। अब इसको क्रिस क्रॉस ओवर कराएंगे तो हाइड्रोजन को 2 से गुना करना है तो H2 लिखाएगा H2, और S को 1 से करना तो 1 नहीं लिखाता है, इसलिए H2S। ये क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन के लिए C, क्लोराइड के लिए Cl। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है याद रखिएगा, और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ऊपर से आप देख सकते हैं कार्बन की संयोजकता शायद इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि यहाँ तो 3 ही तक दिया संयोजकता, इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखिएगा। अब क्लोराइड की 1 होती है, क्लोराइड था 1, ठीक है, तो ये याद रखिए। बिना संयोजकता का सूत्र नहीं लिखा है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन की संयोजकता 4, क्लोराइड के 1, तो इससे क्या होगा क्रिस क्रॉस करा, क्रॉस ओवर करा, इसे Cl को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, C को 1 से, तो 1 तो लिखाता नहीं है तो C लिखा जाएगा CCl4, ये CCl4 क्या हो गया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो गया, ठीक है। चौथा जो है मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, तो मैग्नीशियम के लिए Ag लिख देंगे, क्लोराइड के लिए Cl लिख देंगे। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, क्लोराइड का 1 है, क्रॉस कराएंगे तो Mg को 1 से गुना करेंगे तो Mg ही लिखाएगा, लेकिन Cl को 2 से गुना Cl2 लिखाएगा, तो MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, ठीक है। अगला आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम का Al, ऑक्साइड के लिए O। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, हमको दिखाए थे तीसरे वाले में, संयोजकता में एल्युमिनियम की 3 होगी और ऑक्सीजन की क्या है 2 है। इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो Al को 2 से गुना होगा और O3 होगा, तो Al2O3, याद है Al2 और O3, यही सूत्र किसका होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र चेक करना है तो कैल्शियम लिख दीजिए, ऑक्साइड लिख दीजिए। कैल्शियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ये प्लस माइनस के चक्कर में नहीं रहिएगा, मैं फिर समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप प्लस माइनस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्लस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस पर धनायन है और माइनस पर ऋणायन है, बस और कुछ नहीं। इस पर आप सिर्फ 2 2 मान के चलिए, तो ये Ca2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि Ca भी 2 है और O भी 2 है, ये 2 2 कटता है एक दूसरे से, अनुपात में यहीं पे कटता है, ये गुना होकर नहीं कटता, यहीं पे कट जाता है। ये हो जाएगा 2 1 कम 2, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो यह 1 से गुना होगा, ये भी 1 से गुना होगा, तो सीधे लिखाएगा CaO। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं CaO, Ca2O2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ये हो गया बहुपरमाणु आयन। बहुपरमाणु आयन क्या था, एक से अधिक परमाणु से बने होंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट, एक एग्जांपल लिया गया सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO3, याद रखिए NO3 ऊपर था दिया हुआ। तो सोडियम का जो है, सोडियम की संयोजकता कितनी थी 1, नाइट्रेट की कितनी थी 1, दोनों का 1 1 है, गुना होगा 1 1 से, कुछ नहीं होगा, जैसे सेम सेम लिखा जाएगा NaNO3, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के लिए Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। कैल्शियम का संयोजकता होती है 2, हाइड्रोक्साइड की होती है 1, ये वहाँ से संयोजकता देख लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम को 1 से गुना होगा तो Ca लिखाएगा, OH को 2 से गुना होगा तो OH2 लिखाएगा। लेकिन फिर यही समझाना था आपको
कि अगर हम CaOH2 ऐसे लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इससे समझ में आएगा कि ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणु, लेकिन नहीं, हमें ये करना है कि ऑक्सीजन के भी दो परमाणु और हाइड्रोजन के भी दो परमाणु। ये हाइड्रोक्साइड एक ही जगह लिखा था, इसलिए OH और ये ब्रैकेट करके 2 लिखते हैं। ठीक है, और ये किसका सूत्र है? यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, ये बातें आप याद रखें। चलिए, अगला एक सूत्र दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र दिया हुआ है। सोडियम का लिए Na, कार्बोनेट का CO3। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है। Na को 2 से गुना करेंगे, CO3 को 1 से, तो Na2 और CO3, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। ठीक है, अगला है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम के लिए अमोनियम का NH4 ऊपर दिया हुआ था संयुक्ता में। अमोनियम की संयुक्ता कितनी होती है? 1 होती है। सल्फेट की संयुक्ता कितनी होती है? 2 होती है। इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो ये तो सेम रह जाएगा SO4, लेकिन इसको 2 से गुना करना है। याद रखिए, जब भी हम बोले हैं कि बहुपरमाणु को 2 से गुना करें तो ब्रैकेट, देखिए NH4 को ब्रैकेट में कर दिए और 2 लिख दिए। अगर हम इसी चीज़ को लिखते हैं NH4 और फिर 2 लिखा है तो 2 कहाँ लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हाइड्रोजन के 8, ये गलत हो जाता है। जबकि हमें ये दिखाना था कि नाइट्रोजन के भी 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 8 परमाणु, इसे दोनों दिखाना। इसलिए सूत्र को ऐसे ही लिखते हैं, ब्रैकेट करके, अगर एक से ज़्यादा परमाणु है तो। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन को जो है ना आपको खुद से बनाना है। निम्न का सूत्र लिखिए सोडियम ऑक्साइड का, आप सोडियम का Na कर दीजिएगा, ऑक्साइड का ऑक्सीजन का कर दीजिए, इसकी संयोजकता यहाँ लिखिएगा, इसकी संयोजकता यहाँ लिखिएगा, क्रॉस करके आप बनाइएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए टिक करके रखे हैं, ये आप खुद से इसका सूत्र लिखने की कोशिश कीजिएगा। निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। यौगिक का नाम लिखा है तो Al2 है, तो Al से क्या होता है? एल्यूमिनियम। SO4 किसका है? सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट नाम लिखा जाएगा। CaCl2, Ca किसका है? कैल्शियम का। Cl किसका है? क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड नाम लिखा जाएगा। K से क्या है? पोटेशियम का। SO4 क्या है? सल्फेट का, तो पोटेशियम सल्फेट नाम लिखा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रखे। ठीक है, चलिए अब आता है आणविक द्रव्यमान। मैंने बताया था कि आणविक द्रव्यमान तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना आ गया है। परमाणु द्रव्यमान अगर आप नहीं निकाले हैं तो आप आणविक द्रव्यमान नहीं, परमाणु द्रव्यमान अगर हम नहीं याद किए हैं तो आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। आप परमाणु द्रव्यमान, आपके पहले परमाणु द्रव्यमान के पास पहले चलता हूँ, कहाँ पे था परमाणु द्रव्यमान, उसको पहले आप देख लीजिए, तभी जो है आगे आप बना सकते। ये रहा परमाणु द्रव्यमान, ये हमने बोला था 100%, आपको उसको याद करना होगा। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। सल्फर 32, कैल्शियम 40, ये ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने आपको समझाऊंगा तो आपको सारी बातें दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ थे हम लोग आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल दे दिया हुआ, इस एग्जाम्पल को देख लेंगे, आप समझ जाइए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की परिकलन कीजिए। जल का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा जल के लिए? तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 1। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 यूनिट। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 यूनिट। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन है, 1 परमाणु ऑक्सीजन के है। तो 2 परमाणु का मतलब क्या होगा? इसमें 2 से गुना होगा, तो 2 गुने 1 यहाँ लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन के चूंकि एक ही है तो 16 गुने 1, तो ये हो जाएगा 16 2 18। तो 18 यूनिट जो हो गया वो जल का आणविक द्रव्यमान हो गया, 18 यूनिट। ठीक है, कैसे किए? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 1 गुने 2, क्योंकि 2 परमाणु है, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान? 16 है, दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? ठीक है, 18 यूनिट। यूनिट इसको कहते हैं, पहले इसको एमयू कहते थे, लेकिन अब जो है इसका नाम यूनिट हो गया। अब इसको यूनिट ही हर जगह काउंट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान लिखिए। HNO3 का देखिए हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 ही है ना। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। ऑक्सीजन कितना है? 16। याद रखिए, हाइड्रोजन का तो एक ही परमाणु है तो एक ही रहेगा, नाइट्रोजन के एक ही परमाणु है तो 14 ही रहेगा, ऑक्सीजन के लेकिन 3 परमाणु है तो 16 को 3 से गुना करना, तब ये सबको जोड़ना पड़ेगा। 14 1 15 प्लस 16 3 48, 48 और 15 जो है वो आपको 63 यूनिट, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु 1 यूनिट,
ऑक्सीजन 16, 14 और HNO3 का टोटल कैलकुलेट कर कितना आया 63। ये आपको आणविक द्रव्यमान ऐसे ही निकालना। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, ये भी सेम चीज है, वही चीज है जिसमें सूत्र लिख कर निकालते हैं बस। आणविक द्रव्यमान जैसे निकाले वैसे ये भी निकलेगा, बस सूत्र लिख कर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, तो पहले इसका सूत्र लिखेंगे NaCl, सिर्फ सोडियम क्लोराइड हिंदी में आपको दे देगा और ये बोलेगा कि भैया इसका हमको परमाणु आणविक द्रव्यमान निकाल के बताइए। तो सोडियम क्लोराइड का पहले हम सूत्र लिखेंगे NaCl। अब सोडियम का कितना होता है 23, तो सोडियम का 23 यहाँ लिख दीजिए, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5, तो 35.5, अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 58.5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो कैल्शियम के लिए कितना है 40 यूनिट और क्लोरीन का कितना है 35.5 यूनिट, लेकिन क्लोरीन के देखिए 2 परमाणु है तो इसलिए 35.5 को 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 71, 40 यूनिट प्लस 71 यूनिट ये हो जाएगा 111 यूनिट। तो ये हो गया सूत्र आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन आपको हाईलाइट किया है आपके बनाने के लिए, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखो हाइड्रोजन के 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक 2 परमाणु है तो 1 गुने 2 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2 दिया, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितने हैं 16, इसके कितने परमाणु यूज हो रहे हैं 2, 16 दुना 32। क्लोरीन के कितने होते हैं आप देख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं आप देख लीजिएगा, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, ZnO का निकालना है। ZnO में जिंक का, देखिए जिंक का परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 65 यूनिट और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ है यहाँ पर 16 यूनिट, यहाँ लिखा हुआ दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, तो ZnO का क्या हो जाएगा 65 और प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 6 5 हाथ में 1 2 6 8, ये हो जाएगा 81 यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह Na2O का निकाल दीजिएगा। सोडियम का कितना है, सोडियम का यहाँ दिया हुआ 23 यूनिट, सोडियम के 2 परमाणु यूज हो रहे हैं तो 23 गुने 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु तो 16, तो 23 गुना हो जाएगा 46 और 46 और प्लस 16, ये क्या हो जाएगा 4 12 हाथ पे 1 1 4 5 1 4, ये हो जाएगा 62। इस तरह से आप निकाल दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, उस तरह से आपने क्या सीखा, तो सबसे पहले आपने सीखा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, दूसरा आपने सीखा निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा सीखा परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। तत्व के प्रतीक का सिंबल किसने बताया था, लैटिन की तरफ से बर्जीलियस ने बताया था। रासायनिक सूत्र लिखना सीख गए हैं, परमाणु द्रव्यमान को याद किए हैं, आणविक द्रव्यमान निकालना सीख गए हैं, और ये सारी चीजें हो गई। मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ भी अंडरलाइन करके दिया है आपके लिए। बहुपरमाणु आयन क्या है, एक से अधिक परमाणु से जो बना हुआ है वो बहुपरमाणु आयन है। उदाहरण दीजिए, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट कर सकते हैं। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक सूत्र आपको खुद से लिखना है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के लिए Mg, क्लोराइड के लिए Cl, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, क्लोराइन के 1, क्रॉस ओवर कराइएगा तो Mg को 1 से करते Mg और Cl को 2 से थे MgCl। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा बनाना है। निम्नलिखित यौगिक विद्वान तत्वों का नाम बताइए। अब ये यौगिक है, इसमें कौन कौन से तत्व मिले होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, इससे पहले मैंने आपको पेज पर बताया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किस किस चीज से बना होता है, कैल्शियम से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से। इन तत्वों के नाम क्या है, तो कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही पूछ रहा है। इस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड का लिखना है, सूत्र लिखना है और उसमें देख लेना है कि किस किस तत्वों से मिलकर बना हुआ है। छठा क्वेश्चन जो है मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए, वही द्रव्यमान जो आणविक द्रव्यमान है, इथाइन है, C2H2 दिया। कार्बन का कितना होता है 12, क्योंकि कार्बन के 2 परमाणु है तो 12 दुना 24। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं 1, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 2 परमाणु है तो 2 गुने 1 बराबर 2, तो 24 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। मैंने एक आपको निकाल दिया है, बाकी आपको निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो है एक एक करके मैं क्विज पर लेकर चलूंगा और उस क्विज को करने के बाद आपको एहसास होगा मेरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम ले चलते हैं आपको क्विज की तरफ, एक एक करके हम एक एक ऑप्शन MCQ का देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होते हैं। मोल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ। पदार्थ को मापने की इकाई जो होती है वो मोल होती है। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन कितने परमाणु होते हैं, एक ही परमाणु होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल। ठीक है, यही मोल होता है। और 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 का पावर 23 अणु। ये आपको याद रखना होगा। और ये जो संख्या है, ये एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, एवोगाड्रो, उन्हीं ने ये संख्या बताया था, इसीलिए इसको कहते हैं एवोगाड्रो स्थिरांक, एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये नाम जो है ना दिया हुआ है 1 मोल के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 मोल।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। मैंने आपको बताया था 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये रासायनिक सूत्र मैंने कितनी बार आपको अभी पेज में कराया? आंसर क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व के परमाणु का प्रतीक किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु का प्रतीक याद कीजिए, सिंबल के बारे में मैंने बताया था कि तत्वों का प्रतीक जो है वो लैटिन नाम से काउंटिंग करना है, और ये किसने बताया था? ये बर्जीलियस ने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बर्जीलियस। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मोल में कितने कण होते हैं? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल या अणु कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि HCl क्या है? देखिए HCl में हाइड्रोजन मिला हुआ है, क्लोरीन मिला हुआ है, दो चीजें मिल गई। जब दो तत्व मिल जाता है तो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, अगर वो निश्चित अनुपात में मिला हुआ है तो, वरना अगर अनिश्चित अनुपात में मिला हुआ है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो HCl क्या है? तो यह एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? कैल्शियम के बारे में रासायनिक प्रतीक Ca है। रासायनिक प्रतीक के बारे में बताया था आपको कि आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो वीडियो पॉज करके, या वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप प्रतीक याद कर लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिएगा, और जो संयोजकता है वो तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना संयोजकता का आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? जल का फॉर्मूला H2O। हाइड्रोजन के एक परमाणु होते हैं, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 परमाणु यूज हो रहे हैं तो 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 ग्राम जल में एक ही मोल होगा ना, क्योंकि 18 ग्राम ही कह रहा है, तो 18 ग्राम ही तो है। तो 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? तो 1 मोल होते हैं। 1 मोल का नंबर कितना होता है? कमेंट करके जरूर लिखिए कि 1 मोल पर आप कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन कहता है किसी अणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, किसी अणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बनवाया था आपको क्वेश्चन, आणविक द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि O2 अणु को क्या कहते हैं? O2 देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु, जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी एक परमाणु रहेगा तो इसको कहते हैं मोनो, एक को मोनो याद रखिएगा। 2 जब रहे इसको कहते हैं डाई। ठीक है, ये हालांकि इंग्लिश नाम है लेकिन हम हिंदी में लिख रहे हैं। मोनो 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, ठीक है, और 3 से ज्यादा रहेगा तो इसको पॉली कहते हैं। ये जहां जहां जिस जिस नाम में यूज हो जाए समझ जाइए कि 2 है। डाई जहां यूज होगा तो 2 समझिएगा, ट्राई से 3, और पोली रहेगा तो 3 से अधिक। तो O2 में कितने हैं? 2 नंबर है, तो 2 किस में यूज होता है? डाई में, तो इसलिए डाई एटॉमिक इसको कहते हैं। O2 को डाई एटॉमिक। और किसका फॉर्मूला है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। परमाणु की सबसे छोटी पहचान योग्य इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु ही होती है। मैंने भी बताया है कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? परमाणु की संख्या दर्शाना है, जैसे H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो यह क्या है? इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, उपस्क्रिप्ट। उपस्क्रिप्ट संख्या प्रतीक नहीं है, ये सिंबल नहीं है, समीकरण भी नहीं है, ये उपस्क्रिप्ट संख्या है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, ये अणु की संख्या को दिखाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या है। C में कार्बन क्या है? 1, ऑक्सीजन में कितना है? 2। यह 1:2 में रहेगा। याद रखिए यह अनुपात अगर उल्टा हो गया तो गलत हो जाएगा। कार्बन पहले है ऑक्सीजन बाद में है, तो आपको कार्बन का पहले देना होगा और ऑक्सीजन के बाद में देना होगा। तो ये 1:2 जो है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि NaCl किस प्रकार का यौगिक है? NaCl, तो NaCl जो है यह चूंकि इस पर आयन होता है, मैंने बताया था कि सोडियम पर धनायन होता है और क्लोरीन पर जो है ऋणायन होता है, तो यह आयनिक बॉन्ड है, इसलिए इसको आयनिक बंधन कहते हैं। किस प्रकार का यौगिक है? तो यह आयनिक यौगिक है। अगला कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद कीजिए, मैंने बताया था लेवोजिए ने दिया था, लेवोजिए। और परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन। ठीक है, मिस नहीं कीजिएगा, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जब पूछे तो लेवोजिए ने दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि H2SO4 में कितने प्रकार के परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन 1, सल्फर 2 और ऑक्सीजन 3, 3 प्रकार के परमाणु हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी तत्व के परमाणु की प्रतीक आमतौर पर किस भाषा से ली जाती है? बर्जीलियस ने बताया था, कौन भाषा? लैटिन भाषा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक सूत्र हमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? जो रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं फॉर्मूला, उसमें परमाणु की संख्या पता चलती है, परमाणुओं का अनुपात पता चलता है, जैसे जल
H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु पता चल रहे हैं कि नहीं, तो परमाणु की संख्या पता चल रही है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, परमाणु की संख्या पता चल रही है, और परमाणु का अनुपात भी पता चल रहा है। और अनुपात का मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, यह हमेशा 1 × 2 2, और ऑक्सीजन का कितना था 16, कट के क्या था 8, मतलब परमाणु द्रव्यमान हमेशा 1:8 के रूप में ही रहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर का दोनों बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल CO2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा। CO2 1 मोल CO2, तो कार्बन का कितना था, कार्बन 12, ऑक्सीजन का कितना था 16, लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु याद रखिए, तो 16 दूना 32, अब 12, टोटल कितना हो जाएगा 32 12 44, तो ये 44 ग्राम या 44 यूनिट कह सकते हैं। तो ये 44 ग्राम जो है 1 मोल CO2 गैस का द्रव्यमान होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अणु के अणुसूत्र का सही उदाहरण क्या है, सही एग्जाम्पल। अणुसूत्र अगर लिखना है, अणुसूत्र देखिए, सोडियम जो है एक तत्व वाला है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है, तो अणुसूत्र इसका सही से मतलब सही सटीक एग्जाम्पल नहीं बता रहा है, लेकिन CO2 को जब लेते हैं तो ये सटीक एग्जाम्पल बताता है, क्योंकि इसमें 2 तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन है। ये बता रहा है कि कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो ये किसी अणु के अणुसूत्र का सही एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल जो है CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अणु के द्रव्यमान की गणना की जाती है। किसी अणु के द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या मतलब, कितना भारी है, वो किससे गणना की जाती है। अब ये बताइए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप ध्यान देते। आयतन से तो खैर होगा नहीं, घना तो इसमें कभी कभी हो सकता है बच्चा कह देगा परमाणु द्रव्यमान से, कि अगर परमाणु द्रव्यमान पता होगा तो हम किसी अणु के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम H2O का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, क्या आप इसका आकलन कर सकते हैं। 16 और 1 से आप क्या निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता हो कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, ठीक है, कि जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो जल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, क्या हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 से आपका निकलेगा, नहीं। जब तक आप इसका फॉर्मूला नहीं निकलिएगा, जब तक इसका सूत्र नहीं लिखिएगा, सूत्र का मतलब H2O जब तक नहीं लिखिएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ आंसर में परमाणु द्रव्यमान से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र से। जब तक इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो उसका द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं हो सकते। किस तत्व, अगला क्वेश्चन, किस तत्व के परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई यूनिट है, बताए थे, या आयुपैक ने ये दिया था बाद में जाकर। ठीक है, पहले AMU लिखा था, अब यूनिट। अगला क्वेश्चन कहता है कि N2O अणु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 परमाणु, ऑक्सीजन की कितना है 2:1, जो आंसर है 2:1। HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। HNO3 का नाम, अच्छा वही सवाल पूछ रहा है, सॉरी, तो HNO3 का नाम नाइट्रिक अम्ल ही है, हमको लगा परमाणु पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, H2O2 और N2 जैसे अणुओं को क्या कहते हैं। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो द्वि परमाणु। मोनो है नहीं, त्रि है नहीं, द्वि है, हाँ तो द्वि है, द्वि परमाणु, ये सब द्वि परमाणु है। अगला क्वेश्चन कहता है कि CH4 अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कितने हाइड्रोजन परमाणु आप देख सकते हैं, कितने हाइड्रोजन परमाणु, 4, आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होता है। प्रोडक्ट, जैसे कि रिएक्शन कराते हैं, 2 पार्ट में रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, इसमें रिएक्शन कराते हैं, तो जो उत्पाद मिलता है उसका कुल द्रव्यमान कितना होता है, इसका वजन कितना होता है। तो यह दोनों का जो वजन टोटल होगा वही ना इसका वजन होगा। तो क्या यह अभिकर्म इससे अधिक होगा, नहीं। क्या इससे कम होगा, नहीं। हमेशा किसके होगा, इसके बराबर होगा। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा था कि ये अभिक्रिया जब कराते हैं तो उसके बाद में जो उत्पाद प्राप्त होता है ये दोनों द्रव्यमान हमेशा बराबर होते हैं। तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है, ये कुल द्रव्यमान कितना होता है, तो अभिकर्मकों के बराबर होता है। अधिक होता है, नहीं, अभिकर्मकों के बराबर होता है, कम भी नहीं होता है, ठीक है, और बराबर बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, O3 अणु, O3 अणु को क्या कहा जाता है। O3 याद रखिए, O2 के बारे में मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन गैस है, लेकिन O3 के बारे में क्या बताया था, यह ओजोन गैस है, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज का ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। परमाणु और अणु चैप्टर आज आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। वीडियो अगर प्लीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को है ना शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और अगर कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं कमेंट में आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो आप अपना मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।